जय हिंद प्यारे बच्चों। अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, यानी भारत में जो नदियां बह रही हैं उनका वर्गीकरण है वो किन किन आधार पे अपन कर सकते हैं। तो आपकी किताब में 3 आधार दे रखे हैं। सबसे पहला जो है वो जल विसर्जन का आधार, यानी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ छोड़ रही हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 2 जल राशियाँ हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर भारतीय नदियाँ जो हैं वो अपना अपना जल है वो विसर्जित करती हैं, छोड़ती हैं। तो कुछ नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में पानी छोड़ती हैं और कुछ जो है वो बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से ये जो आधार है जल विसर्जन का, इसके आधार पर 2 प्रकार के अपवाह तंत्र बन गए, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो अब बंगाल की खाड़ी में पानी है वो छोड़ती हैं, यानी ये अपवाह तंत्र लगभग 77% पानी जो है वो नदियों का छोड़ती हैं इसमें नदियाँ। अब दूसरा जो है आधार वो है जल संभर क्षेत्र के आधार पर, यानी नदियाँ हैं वो कितना जल बहा के ले जाती हैं, नदी द्रोणी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो इसके आधार पर 3 वर्गीकरण किए गए हैं। पहला प्रमुख नदी द्रोणी, दूसरा मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। तो प्रमुख नदी द्रोणी जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, यानी 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जिन नदियों का संभरण क्षेत्र है या जल द्रोणी क्षेत्र है वो नदियाँ किस श्रेणी में आती हैं, प्रमुख नदी द्रोणी में। और मध्यम नदी द्रोणी जो है उसका क्षेत्रफल है 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच का। और लघु नदी द्रोणी जो बहुत छोटी नदियां हैं जिनका जल संभर क्षेत्र काफ़ी छोटा है, जो बहुत कम पानी लेके चलती हैं, वो नदियां जो हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, नदी द्रोणी का क्षेत्रफल वो है 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम। अब ये हो गया जल संभर क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। और लास्ट बचा उद्गम विशेषता, यानी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, कितने समय तक बहने वाली हैं, इस आधार पर जो वर्गीकरण है उसको कहते हैं उद्गम विशेषताओं के आधार पर। उद्गम यानी निकलना, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं। तो नदियाँ भारत में या तो हिमालय से निकल रही हैं या प्रायद्वीपीय पठार से। तो इस तरह से 2 तंत्र बन गए, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र जिसके अंतर्गत अपने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं, और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जिसके अंतर्गत अपने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ आती हैं। तो ये हो गए अपने भारतीय अपवाह तंत्र के वर्गीकरण के आधार। 3 आधार हैं, जल विसर्जन का, जल संभर का और उद्गम विशेषताओं का। इस तरह से ये उद्गम विशेषताओं के आधार पर, जल संभर क्षेत्र के आधार पर और जल विसर्जन के आधार पर। तो इन 3 आधारों पर और इस तरह से अलग अलग ये जो वर्गीकरण है वो अपन ने पढ़ लिया, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो वर्गीकरण के अपन ने 3 आधार पढ़े। उन तीनों आधारों में से जो सबसे मान्य आधार है, यानी जिस आधार पर अपन अपवाह तंत्र पढ़ते हैं भारत का, वो है उद्गम की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। इसी के आधार पर वर्गीकरण जो है वो पुस्तकों में मान्य है, या भारतीय अपवाह तंत्र का जो आधार है वो किसको मान के लिया है, उद्गम की विशेषताओं की, नदियाँ जो है वो कहाँ से निकल रही हैं। तो इसके अंतर्गत अपने 2 तंत्र थे, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो अपन अभी पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने अभी बताया कि 3 प्रमुख बड़ी नदियाँ आती हैं, वो हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। तो इन तीनों की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी साथ में इसमें शामिल हैं हिमालयी प्रवाह तंत्र में। इन नदियों की खासियत क्या है कि यह नदियाँ क्या हैं, 12मासी इसलिए हैं क्योंकि हिमालय पर्वत बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ के ग्लेशियर्स से इनके उद्गम स्थल हैं इन नदियों के। इसलिए ये जो नदियां हैं वो निरंतर बर्फ़ के पानी के पिघलने के कारण निरंतर बहती रहती हैं। वर्षा जो है वो पर्याप्त होती है, इसलिए वर्षा के कारण भी इन नदियों में पानी जो है वो 12 महीनों तक पूर्णतः बना रहता है, कभी भी ये नदियाँ सूखती नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी हिमालयी अपवाह तंत्र की कि क्या क्या है इसमें। मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ शामिल हैं। ये इस तंत्र की नदियाँ 12मासी हैं। ये नदियाँ महाखड्डों से गुजरती हैं। ये महाखड्ड कब बने, क्यों बने, इसका अपन आगे पढ़ेंगे भी, जब अपन हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपन हिमालय का जो विकास है, हिमालय जब बना ही नहीं था तब से कहा जाता है कि ये जो नदियां हैं वो तब से ही बह रही हैं, तिब्बत के पठार से, मानसरोवर झील से। कौन कौन सी, ये तीनों नदियां, जिसे पहले क्या कहा जाता था, इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी। तो जैसे उसके बाद में जब हिमालय वलन पर्वतीय श्रृंखला बनी
उसके बाद में क्या हुआ, ये जो नदियां हैं उन्होंने अपना मार्ग है वो हिमालय पर्वत की पहाड़ियों के बीच में से भी बना लिया। कई खड्डे बन गए, उनको कहा जाता है महाखड्ड। तो पर्वतीय मार्ग में महाखड्ड से इन नदियों का उद्गम है हुआ और इन्होंने अपनी दिशा है वो परिवर्तित कर ली। एक निश्चित दिशा के अंतर्गत ये बहने लग गई। जैसे सिंधु नदी है वो पश्चिम की ओर बहने लग गई, मध्य में गंगा नदी बहने लग गई, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहने लग गई। तो इस तरह से इन्होंने क्या बना लिया, महाखड्ड है वो इन पहाड़ों में अपना रास्ता बना लिया। अब महाखड्ड जो आकृति है, इसके अलावा भी पर्वतीय मार्ग में इन नदियों के अपर्दन कार्य के कारण, अपर्दन क्या होता है, अपर्दन होता है तोड़ना। अपर्दन क्या होता है, तोड़ना। आगे बढ़ेंगे अपन, चैप्टर आएंगे तब उसमें अपर्दन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, निक्षेपण का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो अपर्दन क्या होता है, तोड़ना। तो पर्वतीय मार्गों में जब नदियों ने अपने मार्ग बना लिए अपर्दन कार्य से, यानी पर्वतों को तोड़ तोड़ के या पर्वतों को घस के तोड़ के, तो उन्होंने कुछ आकृतियाँ बना ली, जैसे महाखड्ड हैं या वी आकार की घाटियाँ हैं, क्षिप्रिकाएँ हैं या जलप्रपात हैं। तो ये जो आकृतियां हैं वो किस कारण बन रही हैं, नदियों के अपर्दनात्मक कार्य के कारण। साथ ही जब नदियां जो है वो मैदानी भाग में चलती हैं तो मैदानी भाग में वो अपने साथ साथ बहुत सारा अवसाद या निक्षेपण पदार्थ लेके चलती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि पदार्थ लेके चलती हैं। तो वो क्या होता है, निक्षेपणात्मक कार्य। निक्षेपण मतलब जमाव, अपर्दन मतलब तोड़ना, निक्षेपण मतलब जमाव। तो खूब सारा जमाव करके ये कुछ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ भी बनाती हैं। कहाँ, मैदानी भाग में। अपर्दनात्मक आकृति पर्वतीय मार्गों में और मैदानी भाग में या मैदानी मार्ग में क्या बनाती है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। जैसे समतल घाटियाँ बना देती है, गोखुर झील बना देती है। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है गोखुर झील वगैरह। बाढ़कृत मैदान जो अपन पढ़ चुके हैं, खादर और बांगर होते हैं। और साथ ही क्या बनाती है, डेल्टा। नदियाँ जब अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, समुद्र गिरने वाली होती है, तब वो त्रिभुजाकार अवसाद के साथ साथ उसकी लहरें भी बढ़ जाती हैं और एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। तो ये डेल्टा अपन ने पढ़ ही लिया था। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र की। आगे अपन प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र भी पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर हिमालय और प्रायद्वीप दोनों के अपवाह तंत्र की विशेषताओं की तुलना भी पढ़ेंगे। अब हिमालय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, ये अपन थोड़ा पढ़ भी चुके हैं कि इस तंत्र के विकास के बारे में कई मतभेद हैं। मतभेद बहुत हैं क्योंकि समय का किसी को ज्ञात नहीं कि हिमालय पर्वत की रचना कैसे कब हुई थी, या नदियाँ कब से बह रही हैं, या नदियों ने पर्वतीय मार्ग में अपना मार्ग कब बनाया। तो इस तरह से काफ़ी सारे इसके विकास के बारे में मतभेद हैं। परंतु माना जाता है कि एक विशाल नदी जिसको क्या कहते हैं, शिवालिक या इंडो ब्रह्म, उस नदी का नाम क्या था, शिवालिक या इंडो ब्रह्म, असम से पंजाब तक बहती थी। असम से पंजाब तक एक ही नदी बहती थी। कालांतर में जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया तब यही नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बंट गई। कौन कौन से, पश्चिम में सिंधु, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और मध्य में गंगा। और साथ ही इनकी सहायक नदियां भी, पश्चिम में जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, पूर्व में ब्रह्मपुत्र है या उसकी सहायक नदियां हैं, और मध्य में गंगा है या उनकी सहायक नदियां। तो ये सब मिला के क्या बनाती हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत पहले हिमालय पर्वत की रचना से पहले क्या माना जाता था कि केवल एक ही नदी बहती है। कौन सी, शिवालिक या इंडो ब्रह्म। तो ये जो नदी थी शिवालिक इंडो ब्रह्म नदी, ये 3 नदियों के रूप में बंट गई। पश्चिम में सिंधु। अब सिंधु नदी कैसे बनी, वो माना जाता है कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है और जो पोटवार पठार है उसका उत्थान हो गया। उस कारण से जो इंडो शिवालिक नदी थी उसको वो कहाँ बहने लग गई, यहाँ से निकल के कश्मीर से और इधर पाकिस्तान में चली गई। तो ये क्या बन गई, सिंधु नदी। क्या बन गई, सिंधु नदी। इसी तरह से जो पूर्वी भाग है तो ये नदी क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और ये जो मेघालय पठार है, इनके बीच में मालदा गैप का अधोक्षेपण, यानी वो नीचे धंस गया। मालदा गैप का क्या हो गया, अधोक्षेपण, वो नीचे धंस गया, जिस कारण से ये जो नदी है वो क्या हो गई, इस तरह से बहने लगी। और इसको क्या कहते हैं, ये जो नदी है वो बन गई ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से जो नदी बह रही है और इधर आती है, ये हो गई गंगा नदी।
इस तरह से जो एक नदी असम से लेकर पंजाब तक बहती थी वो 3 नदियों में बंट गई, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, और साथ ही इसकी सहायक नदियों के रूप में। तो इस तरह से अपना हिमालयी अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे सिंधु है, सिंधु के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।